नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्सेस एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप। बोलने का मतलब यह है कि अगर किसी बंदे को एक अपनी एंटिटी बनानी है, वो कंफ्यूज है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए या एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाए जिसे हम एलएलपी भी कहते हैं, या एक सिंपल पार्टनरशिप भी बनाए। तो बेसिकली हमने ईच एंड एवरीथिंग जहां एज अ पर आवर नॉलेज हमने ट्राई किया है ये 20 से 25 स्लाइड्स में, या वो बोल सकते हो आधे घंटे के वीडियो में सब कुछ कवर करने का, और बहुत सिंपल तरीके से। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्सेस एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप। आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहली चीज, आप कोई से भी एंटिटी हो, क्या आपके पर्सनल एसेट्स अगर कोई लायबिलिटी आ जाती है, आउटसाइड लायबिलिटीज या स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, या आप जिसको सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, क्रेडिटर्स, तो उन केस में क्या आपके पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं? क्या आपके पर्सनल एसेट्स सेफ हैं? हमारे एग्जांपल में हम 3 एंटिटी की बात करेंगे। एक है प्राइवेट लिमिटेड, एक है एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और एक है पार्टनरशिप। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सेकंड, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है एक नया एंटिटी खड़ा करने का कि भाई साहब मेरा कितना खर्चा हो जाएगा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में कितना खर्चा हो जाएगा, और उसकी कंप्लायंसेस, एक साल भर की कंप्लायंसेस मेरा कितना कॉस्ट लग जाएगा। वही सेम क्वेश्चन रहते हैं एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को बनाने वक्त, और वही सेम क्वेश्चन रहते हैं एक पार्टनरशिप फर्म को बनाते वक्त। तो हर साल कंप्लायंस में कितना पैसा जाता है। थर्ड इज टैक्स कितना लगेगा आपको। अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता हूं तो उसमें टैक्स कितना लगेगा। वही अगर मैं एलएलपी बनाता हूं तो क्या उसमें टैक्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। और वही अगर मैं इसको सिंपल पार्टनरशिप रखता हूं तो क्या वो टैक्सेशन सेम रहेगा या समथिंग डिफरेंट, या कम या बेसी, क्या रहेगा। फोर्थ इज कि पैसे उससे कैसे निकालें। मान लीजिए एज एन पर्सन आप उसको बना रहे हो एक एंटिटी को, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि चलिए मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाई या पार्टनरशिप, अगर मेरे को अर्जेंट फंड चाहिए तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, और निकालने का क्या प्रोसीजर है, और उसमें कितना नियम कानून लगते हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या बेनिफिट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड्स में हम ये भी डिस्कस करते हैं। फिफ्थ थिंग इज कि भाई अगर आप फ्यूचर में आप चाह रहे हो कि आपकी फर्म में, आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करें, तो आपको फंडिंग कैसे मिलेगी। उस केस में आपको किस टाइप की एंटिटी रखनी होगी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से चल जाएगा, या एक पार्टनरशिप फॉर नॉर्मल सिंपल पार्टनरशिप फर्म से भी चलेगा। एंड लास्ट थिंग इज कि अगर आपको ये जमा, अभी तो चलो आपको जोश है और आपको बहुत सारी प्लानिंग है फ्यूचर के बारे में, अगर आपको नहीं जमा, साल 2 साल 3 साल में 4 साल में आपको लगा कि भाई ये तो एंटिटी मैंने बेकार ही बना ली, तो इन दैट केस अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आज के डेट में बनाते हो तो उसका बंद करने का क्या प्रोसीजर और कितना खर्चा है। एक एलपी बनाते हो तो उसको बंद करने का कितना खर्चा और क्या प्रोसीजर है। और अगर नॉर्मल पार्टनर सिंपल पार्टनरशिप बनाते हो तो क्या खर्चा है और क्या प्रोसीजर से आपको प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, किसके कड़े नियम, किसके सिंपल है, कौन सी एंटिटी में आपको बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अब वीडियो के आगे डिस्कस करते हैं। कोई से भी एंटिटी आप बनाओ, तीनों में से जो हम डिस्कस करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड बनाओ, एलएलपी बनाओ या सिंपल पार्टनरशिप बनाओ, तो उसमें ओनर कौन रहेगा। अगर एंटिटी आप बना देते हो तो क्या एंटिटी और ओनर अलग अलग हो जाएंगे, ओनर सेम रहता है। देखिए भाई साहब, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनी एक अलग इंसान है, आपके और कंपनी के एसेट्स बिल्कुल अलग है।
एलएलपी में भी सेम है। एलएलपी में भी एक अलग है। एलएलपी भी एक सेपरेट एक लीगल एंटिटी है। पार्टनर के जाने से एलएलपी बंद नहीं होती। एंड थर्ड थिंग इज पार्टनरशिप, जो हम सिंपल पार्टनरशिप बोलते हैं जिसे, उसमें कोई अलग एंटिटी नहीं होती है। पार्टनर अगर गया, अगर पार्टनर इन केस एक्सपायर किया तो वो फर्म वहीं का वहीं क्लोज हो जाती है। ठीक है, और आपको वही पार्टनरशिप कंटिन्यू रखना है तो एक नई पार्टनरशिप आपको बनानी पड़ेगी। आपको मिनिमम मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 चाहिए होंगे, एलएलपी में भी 2 मेंबर चाहिए होंगे और पार्टनरशिप में भी 2 चाहिए होंगे। तो हमारी तरफ से सलाह यह है कि बिजनेस आपके बाद भी चले, अगर आपके मन में कोई है कि भाई अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो भी मेरा बिजनेस चले, मेरे वाइफ चलाए, मेरे बच्चे चलाए, मेरे फादर चलाए, मेरी मदर चलाए, तो इन दैट केस आपको एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही चुनना चाहिए, पार्टनरशिप अवॉइड करें। हमारा सेकंड कंसर्न है, किसी भी बंदे का एक सेकंड कंसर्न रहता है, कोई सी भी एंटिटी अगर चालू करें तो सबसे बड़ा डर रहता है कि मान लीजिए बिजनेस में लॉस हो गया, मान लीजिए कभी जीएसटी के कोई नोटिस आ गए, मान लीजिए कोई इनकम टैक्स के नोटिस आ गए, तो उस केस में क्या मेरे पर्सनल एसेट्स बिक सकते हैं? क्या मेरा घर बिक जाएगा? तो सोचने की बात यह है कि आपने समझ लीजिए आपने बिजनेस के लिए 50 लाख का लोन लिया, वो बिजनेस फेल हो गया, तो अब क्या होगा? अगर आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप सेफ हैं, सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, घर, आपकी खुद की गाड़ी, पर्सनल गाड़ी, सेविंग्स, घर सब सेफ है। खाली एक एक्सेप्शन है इसमें कि अगर जीएसटी या टैक्स डिफॉल्ट में डायरेक्टर्स, अगर आप डायरेक्टर हो, पर्सनली लायबल हो सकते हैं। शेयर होल्डर्स, अगर आप शेयर होल्डर हो प्राइवेट कंपनी के तो आप सेफ है। अगर मैं एलएलपी की बात करूं, वो भी सेफ है, सिर्फ आपका लगाया हुआ पैसा ही डूब सकता है, पर्सनल चीजें प्रोटेक्टेड है। इसमें भी सेम एक्सेप्शन है, अगर जीएसटी या टैक्स डिफॉल्ट या फ्रॉड में पार्टनर्स पर्सनली लायबल हो सकते हैं। थर्ड, जो सिंपल पार्टनरशिप हम जिसे कहते हैं, पार्टनरशिप बहुत ही खतरनाक है। बैंक आपका घर, गाड़ी, सेविंग्स सब कुछ बेच सकती है, पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाएगी। तो बोलने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप बहुत हाई रिस्क है। अगर आपको खोलना ही है, 2 कंप्लायंसेस प्राइवेट कंपनी और एलएलपी में ज्यादा है पार्टनरशिप फर्म से, नॉन सिंपल पार्टनरशिप, पर ये एक माइंड में टेंशन नहीं होती कि चलो मेरी फैमिली सेफ है, मेरे घर सेफ है, मेरे गाड़ी सेफ है, मेरे मतलब सेविंग्स, मेरी सेविंग सेफ है, इन केस मेरा बिजनेस फेल हो जाता है तो किसी कारण से। तो जहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड का मतलब क्या है और इसकी पूरी सच्चाई क्या? तो सिर्फ जो लिमिटेड लायबिलिटी है उसका मतलब है सिर्फ बिजनेस लॉस में प्रोटेक्शन मिलती है। अगर वो टैक्स है, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो या कोई और स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज है या बैंक लोन हो, तो सीधे आप पर वो आ सकता है, तब आपकी लिमिटेड लायबिलिटी नहीं रहती, तब आपके पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं कि भाई आम बिजनेस कर्ज, जो हम किसी से सामान खरीदते हैं या हम कोई खर्चा करते हैं, अगर वो पेएबल है तो उस केस में अगर हम नॉर्मल पार्टनरशिप की बात करें तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपका घर भी बिक सकता है, आपके पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं। सेकंड, अगर आपकी एलएलपी हो तो उसमें आपका लिमिटेड ही लायबिलिटी है, सिर्फ फर्म की एसेट्स बिक सकती है, आपके पर्सनल एसेट्स में आपके क्रेडिटर्स नहीं जा सकते। एक प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें भी सेम है, लिमिटेड है, सिर्फ कंपनी के एसेट्स तक आपके क्रेडिटर जा सकते हैं। दूसरा सिचुएशन ये है कि जीएसटी आपने नहीं भरी, तो सेक्शन 90 और 89
ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 जो आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स उसमें डिस्कस किया है। इन दैट केस, उस केस में एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स हो, तीनों ही केस में अगर एक पार्टनरशिप है तो दोनों पार्टनर्स आप पर्सनली लायबल हो जाते हैं। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में दो लिमिटेड वर्ड यूज किया है तो पर इस केस में अगर जीएसटी आपने नहीं भरी तो हर पार्टनर पर्सनली लायबल है। और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल है, शेयर होल्डर सेफ है पर। ठीक है। थर्ड एक सिचुएशन है कि भाई आपने जीएसटी तो चलो आपने डिस्कस कर लिया, अब इनकम टैक्स आपने नहीं भरा। तो इनकम टैक्स 1961 में सेक्शन 167C और सेक्शन 179 केस डिस्कस करता है एक एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड के केस में, जहां पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स को भी के एसेट्स को भी पर्सनली लायबल हो सकते हैं और एक एलएलपी के पार्टनर एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर्स पर्सनली लायबल हो सकते हैं। तो अगर नॉर्मल पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स पर्सनली लायबल है, अगर एलएलपी है तो पार्टनर्स पर्सनली लायबल है, और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल है, शेयर होल्डर्स बस सेफ है इसमें। अब फोर्थ सिचुएशन एक लेते हैं जहां बैंक लोन आपने लिया, आपकी एलएलपी ने लिया या आप पार्टनरशिप फर्म ने लिया, आपके एंटिटी जो भी आपने बनाए उस एंटिटी ने बैंक लोन लिया और आपने पर्सनल गारंटी दी। अगर आपने पर्सनल गारंटी दी है तो पार्टनरशिप के केस में तो सीधे आपके पर्सनल एसेट बिक सकते हैं, आपका घर भी बिक सकता है। अगर आपकी एलएलपी है तो सीधे पर्सनल एसेट में भी जा सकते हैं आप, अगर सीधे पर्सनल एसेट मतलब इसमें भी घर बिक सकता है। और प्राइवेट लिमिटेड में भी डायरेक्टर्स के पर्सनल एसेट्स बिक सकते हैं क्योंकि उसने पर्सनल गारंटी दी है कि भाई अगर वो एंटिटी जिसने लोन लिया, आपकी एंटिटी जो इसने लोन लिया है, उसने अगर बैंक लोन नहीं रिपे किया तो हाँ जी, हम डायरेक्टर्स एज एन डायरेक्टर्स हम आपका लोन रिपेमेंट करेंगे अगर पर्सनल गारंटी दिए। ठीक है। लास्ट एक सिचुएशन है, आपने फ्रॉड किया, आप पार्टनरशिप हो तो आप आपके पार्टनर्स में मिलकर फ्रॉड किया या किसी एक पार्टनर ने फ्रॉड किया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी किसी एक पार्टनर या दो पार्टनर ने या सभी पार्टनर्स ने एक फ्रॉड किया। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सिंस उसको डायरेक्टर्स ऑपरेट करते हैं, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, डायरेक्टर्स अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स वो डे टू डे आपका फंक्शनिंग देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो उस केस में भी डायरेक्टर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो फ्रॉड अगर आपने किया है या आपके कोई पार्टनर ने किया है तो इस केस में, तीनों ही केस में, पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड, तीनों ही केस में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। ये ऊपर की टेबल में आप ध्यान से देखेंगे तो जीएसटी, इनकम टैक्स और बैंक लोन में लिमिटेड लायबिलिटी काम नहीं करती। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कब और कैसे आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं। कब आप पर्सनली लायबल हो सकते हो? अगर आप सिंपल पार्टनरशिप हो तो पार्टनर्स, एलएलपी है तो पार्टनर्स, एंड अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो डायरेक्टर्स। तो आप पर्सनली लायबल कब हो सकते हो? तो एक 4 सिचुएशन मैंने एक जॉट डाउन किया है, तो 4 सिचुएशन में आपसे डिस्कस करता हूं कि ये 4 सिचुएशन में लिमिटेड लायबिलिटी काम नहीं करती, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या एलएलपी। फर्स्ट थिंग इज जीएसटी डिफॉल्ट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सेक्शन 89 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, कंपनी से जीएसटी नहीं मिली तो डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाते हैं, शेयर होल्डर बिल्कुल सेफ है। सेकेंड, वही जीएसटी डिफॉल्ट अगर एलएलपी या पार्टनरशिप में होती है तो उसमें सेक्शन 90 सीजीएसटी एक्ट बताता है कि हर पार्टनर पर्सनल लायबल है। रिटायर होने पर 30 दिन में जीएसटी डिपार्टमेंट को जो भी जरूरी इन्फॉर्म आप करिए। अगर कोई पार्टनर आपकी पार्टनरशिप से रिटायर करता है तो ये विद इन 30 डेज आप जीएसटी डिपार्टमेंट को जरूर इन्फॉर्म करें, वरना लायबिलिटी चलती रहेगी आपके। अगर कोई फ्रॉड हो जाता है या कोई जीएसटी डिफॉल्ट हो जाता है तो सिंस आपने इन्फॉर्म नहीं किया आपके कि भाई ये पार्टनर रिटायर कर गया, तो उस पार्टनर पर भी गाज गिर सकती है। थर्ड इज इनकम टैक्स डिफॉल्ट्स, कि भाई एलएलपी पे तो वो सेक्शन 167C इनकम टैक्स 1961
में बोलते हैं कि भाई एलएलपी से अगर टैक्स नहीं मिला तो सारे पार्टनर्स पर्सनल लायबल हैं। और अगर प्राइवेट लिमिटेड में वो सेक्शन 179 बोलता है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इनकम टैक्स नहीं दिया या इनकम टैक्स का डिफॉल्ट किया तो वो सेक्शन 179 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है कि डायरेक्टर्स भी लायबल है, शेयर होल्डर सेफ है, डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल हो जाते हैं। फोर्थ इज बैंक लोन और या पर्सनल गारंटी। तो पर्सनल गारंटी को जिसे हम पीजी फिलहाल बोल लेते हैं, तो लिमिटेड लायबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है उस केस में। बैंक सीधे आपके घर गाड़ी अटैच कर सकता है, अटैच मतलब बेच सकता है। तीनों स्ट्रक्चर में सेम रिस्क है। बोलने का मतलब यह है कि 100% जॉइंट एंड सेवरल रिस्क लायबिलिटी है। टैक्स डिपार्टमेंट किसी एक पार्टनर डायरेक्टर से पूरा अमाउंट ले सकती है, बाकी में बांटना जरूरी नहीं। तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे खुद को कैसे बचाएं आप। आपको बचना कैसे, या आपके माइंड हरदम शांत होना चाहिए, ये पांच चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूं उन मामलों में। सबसे पहले चीज, आपको पर्सनल गारंटी आप दे रहे हो तो सोच समझ के दे, क्योंकि जैसे ही आपने पर्सनल गारंटी दी, अगर वो एंटिटी जिसके लिए आपने पर्सनल गारंटी दी अगर वो लायबिलिटी नहीं चुका पाए तो वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा और आपके पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं, आप रास्ते में आ सकते हो। ठीक है। सेकंड, मीटिंग रिकॉर्ड्स, आपकी जो भी मीटिंग होती है, आप एलएलपी हो या पार्टनरशिप हो या प्राइवेट कंपनी हो, उसकी मीटिंग के रिकॉर्ड्स आप हमेशा बनाइए। बोर्ड या पार्टनर मीटिंग के रिटन रिकॉर्ड्स, मिनट्स बनाइए, ये कोर्ट में आपकी सुरक्षा करते हैं। थर्ड, अगर आप पार्टनरशिप से रिटायर हो रहे हो या एलएलपी से रिटायर कर रहे हो, लीगली दोनों मोटा मोटा एक ही है। हाँ, एलएलपी एक कॉर्पोरेट कल्चर में आ गया, पार्टनरशिप एक सिंपल पार्टनरशिप। एलएलपी दूसरे एक्ट, एलएलपी सेपरेट एक्ट में गवर्न करती है, पार्टनरशिप दूसरे एक्ट में, पर मोटे मोटे रूल्स, उनके मोटे मोटे रूल्स सेम से हैं। ठीक है। तो एलएलपी या पार्टनरशिप से रिटायर होने पर 30 दिन के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म जरूर करिए आप, वरना लायबिलिटी आपकी चलती रहेगी। चौथा कि भाई पर्सनल और बिजनेस पैसा अलग अलग रखिए आप। कंपनी का पैसा आप अपने अकाउंट में मत डालिए, ये इलीगल है और फ्रॉड का केस बन सकता है। फिफ्थ कि भाई जीएसटी या इनकम टैक्स आप टाइम पे भरिए। एक भी रिटर्न अगर आपने मिस किया तो पर्सनली लायबल हो सकते हो। कंप्लायंस ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये देखिए 5 चीज तो आपको 100% ध्यान रखनी है। ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी एक कवच शील्ड है, चलिए वो मान लेते हैं, हाँ जी शील्ड है, एक लिमिटेड लायबिलिटी प्राइवेट कंपनी है या एलएलपी है कि भाई आपकी एक लायबिलिटी लिमिटेड है, पर वो वहां काम नहीं करती जहां स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज हो, या आपने बैंक लोन ले रखा हो, या पीजी आपने पर्सनल गारंटी दे रखी हो, या फ्रॉड आपने किया हो, या आपके पार्टनर्स ने करा हो, या दूसरे कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स ने किया हो। इन दैट केस ये लिमिटेड लायबिलिटी काम नहीं करती। तो कंप्लायंस ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जीएसटी इनकम टैक्स आप टाइम भरिए, रिकॉर्ड्स बनाइए, और पर्सनल गारंटी साइन करने से पहले हमेशा अपने सीए से जरूर मिले और उनसे जरूर डिस्कस करके ही साइन करें। तीसरी चीज, एक पर्सन के एक माइंड में आती है कि भाई साहब मेरा क्या खर्चा आ जाएगा अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता हूं या एलएलपी बनाता हूं या एक पार्टनरशिप बनाता हूं। पहले तो इनिशियल कॉस्ट, और सेकंड कंप्लायंस कॉस्ट पूरे साल का। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूं तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपल्सरी स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, उसकी आरओसी फाइलिंग होती है, एक सीए की फीस भी लगती है। तो सब कंपल्सरी है, सबसे महंगा प्राइवेट कंपनी को ही ऑपरेट करना है। तो इसमें अगर नॉर्मल फीस की बात करूं, मैं बड़े सीए फर्म्स या बड़े लॉयर फर्म्स या बड़े टैक्स एडवाइस की बात नहीं कर रहा। अगर नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर, छोटी फर्म, मीडियम फर्म की बात कर रहा हूं, तो एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 50,000 की फीस होती है ये ऑपरेट पूरे साल की ऑपरेट करने की। अगर आप एलएलपी की बात करें
तो अगर उसमें ऑडिट नहीं होती है तो उसमें एक 2 फॉर्म फाइल करने होते हैं आपको एनुअली। ऑडिट सिर्फ बड़ी फर्म्स के लिए है। अगर ऑडिट होती है तो कॉस्ट मोटे मोटे वही आ जाते हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होती है नॉर्मली, या थोड़ी बहुत 5-10 हज़ार इधर उधर। और अगर सिंपल पार्टनरशिप की बात करें तो इसमें आपको बस ITR ही फाइल करनी है, सबसे सस्ता सबसे आसान। अगर आप कंप्लायंस बर्डन की बात करें तो एक प्राइवेट कंपनी में ज्यादा खर्चा आता है, LLP में ठीक ठाक कंप्लायंस बर्डन आता है और पार्टनरशिप में तो बहुत कम आता है। तो हमारे तरफ से सलाह यह है कि प्राइवेट लिमिटेड में एक भी फॉर्म अगर लेट फाइल किया तो ₹100 पर दिन की पेनल्टी है। ठीक है, तो कंप्लायंस कॉस्ट इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई से फॉर्म्स लेट ना हो। अगर लेट होते हैं 100 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी लग जाती है। मान लीजिए 10 दिन आप बीमार हो गए, आपके सीए बीमार हो गए और आप ये ROC के काम नहीं देखते, अगर 10 दिन आपने लेट करते हो 10 इंटू 100 रुपए की पेनल्टी आपके पास आ जाती है, जो कि आपको पेमेंट करना है, तभी वो अपलोड होगा फॉर्म्स। चीज एक पर्सन के माइंड में आता है कि भाई टैक्स, इनकम टैक्स किसमें कि कौन सी एंटिटी में ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें हम, तो मान लीजिए उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बिजनेस की कमाई 1 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए कंपनी ने टैक्स दिया 25 लाख रुपए 25% के हिसाब से। अब बाकी जो 75 लाख रुपए है वो एज एन पार्टनर्स, वो एज एन डायरेक्टर्स, वो एज एन शेयर होल्डर्स, अगर शेयर होल्डर्स को निकालने हैं रुपए तो 75 लाख अगर वो एज 75 लाख एज एन डिविडेंड कहलाया जाएगा। तो पहले आपने कंपनी ने पूरे 1 करोड़ पे टैक्स दिया अपना 25%, फिर जब ये 75 लाख शेयर होल्डर्स को मिलता है तो उनको भी उनके पर्सनल फाइल में इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको अगर बनाया आपका, तो इसमें 2 बार टैक्स लगता है आपका। एक बार तो आपकी कंपनी देती है प्राइवेट लिमिटेड, और जब शेयर होल्डर्स अपनी फाइल में लेते हैं वो डिविडेंड, तो उसमें भी उनको पर्सनली टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, दूसरी तरफ LLP या पार्टनरशिप की अगर बात करें तो उसमें एक ही बार टैक्स लगता है। मान लीजिए इसमें भी बिजनेस की कमाई 1 करोड़ रुपए है, फर्म ने टैक्स दिया 30% का, मान लीजिए 30 लाख रुपए फर्म ने टैक्स दे दिया। अब पार्टनर फ्री है, वो 70 लाख को बिल्कुल टैक्स फ्री है, वो 70 लाख अपने अकाउंट में ले सकते हैं और खाली सिंगल टैक्सेशन है। तो कब LLP बेटर है और कब प्राइवेट लिमिटेड, अगले स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। तो एक प्राइवेट लिमिटेड या LLP या एक पार्टनरशिप, कौन आपके लिए बेटर है, कौन आपके लिए बहुत बेटर है। तो फर्स्ट थिंग इज पैसा बाहर निकालना। अगर आपका कंसर्न पैसा बाहर निकालना है, मतलब विड्रॉल करना है आपकी एंटिटी से, भाई जो भी कमाया अगर आप अपने खुद के अकाउंट में लेकर उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपने अकाउंट में रखना चाहते हैं, अगर आपका मेन फोकस वो है तो आप जरूर से 100% विदाउट एनी डाउट आप LLP चुने। पार्टनर का पैसा निकालना बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, पर प्राइवेट लिमिटेड में डिविडेंड पर फिर से पर्सनल टैक्स लगेगा, जो कि मैं अपने प्रीवियस स्लाइड में समझाया आपने। सेकंड, अगर आपको लगता है कि ये पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड रहे, तो उस केस में प्राइवेट कंपनी आप चुने, क्योंकि प्राइवेट कंपनी फर्स्ट थिंग इज उसमें टैक्स का रेट 25.17 टैक्स लगता है, वर्सेस LLP में जिसमें 30% का टैक्स बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा पैसा कंपनी में बचता है और ज्यादा ग्रोथ भी होती है। बट तीसरी चीज एक देखने वाली चीज है, अगर हम 25.17 कंपनी की रेट ले तो LLP का असली रेट जो टैक्स का रेट लगता है वो 30% तो बेस रेट है, उसमें सरचार्ज भी लगता है और उसमें सेस भी लगता है, जो कि उसको इनकम टैक्स का रेट बन जाता है 34.94 मोटा मोटा। तो सिर्फ 30% तो आप मत समझिए, ये एक्चुअल 34.94 है। एक तरफ कंपनी में आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा 25.17 और दूसरी तरफ आपका LLP में आपको देना पड़ेगा 34.94%। ठीक है,
तो बेस रेट है विड्रॉल टैक्स फ्री, इफेक्टिव रेट पर डिविडेंड पर और टैक्स अगर प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, और एलएलपी इफेक्टिव है कि भाई सरचार्ज सेस मिला के मैक्सिमम टैक्स एलपी में। तो हमारी तरफ से सलाह ये है कि सरचार्ज टैक्स पे और टैक्स है, सेस सरकार का वेलफेयर चार्ज है, दोनों मिलाकर अगर एक्चुअल टैक्स ज्यादा होता है तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से सीए से जरूर आप डिस्कस करें और पूछे कि भाई साहब हमारे लिए कौन सी एंटिटी बेटर है हमारे सिचुएशन के लिए। कोई एक आंसर सबके लिए सही नहीं होता। दोस्तों, पांचवा एक कंफ्यूजन रहता है कि चलिए हम कितना रुपया कमाया हुआ बाहर निकाल सकते हैं अपना। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सैलरी आप कितनी ले सकते हो? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आज़ादी है आपको, आप प्रॉफिट में कोई सैलरी लिमिट नहीं है। आप अगर घाटे में भी हो, अगर लॉस में भी हो, तो 60 लाख से 1.2 करोड़ 1.20 करोड़ तक आप सैलरी पॉसिबल है निकालना। सिर्फ बोर्ड की परमिशन चाहिए बस। वहीं अगर आप एलएलपी या पार्टनरशिप की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट वहां रेस्ट्रिक्ट करता है आपको एक सैलरी देने में, आपकी रिम्यूनरेशन जिसको बोलते हैं। तो इन दैट केस, उस केस में एलएलपी पार्टनरशिप में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से सबसे पहला कैपिटल पे इंटरेस्ट आप मैक्सिमम 12% पर ईयर दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। सेकंड, पहले अगर हम सैलरी की बात करें, रिम्यूनरेशन की बात करें, तो पहले इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोलता है कि पहला जो 6 लाख का प्रॉफिट पार्ट है तो उसमें 3 लाख या 90% जो ज्यादा हो आप सैलरी दे सकते हो। जो बाकी बच जाता है उस पे 60% तक आप सैलरी दे सकते हो। अगर इससे ज्यादा है तो फर्म को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, वो डिसअलाउ हो जाते हैं, एक्स्ट्रा आप दे ही नहीं सकते। वेदर आप इंटरेस्ट की बात करो मैक्सिमम 12% दे सकते हो, और सैलरी की बात करो जो मैंने आपसे डिस्कस किया भाई 6 लाख तक अगर आपकी जो भी कमाई है, जो भी प्रॉफिट है, 6 लाख तक आपका 3 लाख या 90% आपकी कमाई जितनी है, जो ज्यादा है 3 लाख या 90% जो भी निकले, जो ज्यादा है उतनी सैलरी आप दे सकते हो। और बाकी के कमाई में जो मतलब बाकी के 6 लाख को छोड़कर उसमें 60% तक आप दे सकते हो सैलरी। एक छोटा कंफ्यूजन बहुत टैक्स पेयर्स के या पर्सन्स के माइंड में रहता है कि सर मैंने गूगल में सर्च करा, मैंने चैट जीपीटी में सर्च करा, मैंने गूगल बार्ड में सर्च किया, मैंने कोई दूसरे चीज में सर्च किया कि भाई एक 11% की एक नेट प्रॉफिट का ब्रैकेट है कि भाई आप ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप सैलरी में एक रिस्ट्रिक्शन है। तो भाई साहब मैं आपको क्लियर करता हूं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन आप सुन रहे हो ये रेस्ट्रिक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं लागू होती, ये खाली पब्लिक कंपनीज के लिए है। वो रूल ऐसा है कि सभी डायरेक्टर की टोटल सैलरी लेस देन इक्वल टू नेट प्रॉफिट का 11% हो सकती है, जो कि सेक्शन 197 ऑफ कंपनी एक्ट में डिस्कस किया गया है। ये जो सेक्शन है प्राइवेट कंपनीज पर ये लिमिट नहीं होती, ये एप्लीकेबल नहीं होती। 6th पॉइंट जो एक पर्सन के माइंड में आता है कि भैया चलो पैसा बाहर कैसे निकाले, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्सेस एलएलपी या पार्टनरशिप में क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, कहां मेरे को रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूं तो उसमें बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उनमें से कुछ है मैंने मैक्सिमम कवर किया है। फर्स्ट थिंग इज डायरेक्टर्स को कंपनी से पर्सनल लोन मिल ही नहीं सकता, ये सीधा बिल्कुल बैंड है सेक्शन 185 के हिसाब से। रिलेटेड पार्टी को लोन आप दे सकते हो प्रोवाइडेड शेयर होल्डर्स की स्पेशल वोट से पॉसिबल है। एक होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडरी को भी आप लोन दे सकते हो, पर अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया, आपने रूल तोड़े, तो उस कंपनी को 5 लाख से 25 लाख का फाइन लगेगा। जो डायरेक्टर्स है उस समय जब ये ट्रांजैक्शन हुए, उस डायरेक्टर को 6 महीने का जेल हो सकता है और 5 लाख से 25 लाख तक का फाइन लग सकता है। प्रॉफिट निकालने पर डिविडेंड लीजिए, आप लीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं। फिर पर्सनल टैक्स आप इनकम टैक्स में लगेगा आपको, और दो तरफा आपको टैक्स लगेगा। पहले तो कंपनी टैक्स देगी और फिर आप अपनी पर्सनल फाइल में भी इनकम टैक्स दीजिए।
अगर आपको निकालना है तो डिविडेंड निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है एज ए शेयर होल्डर। सेकेंड इज एलएलपी या पार्टनरशिप। उसमें एक ये आज़ादी है कि कभी भी अपना पैसा आप हिस्सा निकाल सकते हैं, इससे हम ड्राइंग कहते हैं। कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता इस पे। जैसे कि आप प्राइवेट कंपनी की बात करें तो पहले आप कंपनी को अब 25% का टैक्स देना पड़ता है, और फिर अगर आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हो तो शेयर होल्डर्स अपनी पर्सनल फाइल में भी इनकम टैक्स रिटर्न भर के और टैक्स देते हैं, डबल टैक्सेशन। ऐसा एलएलपी या पार्टनरशिप में नहीं होती। कोई भी पार्टनर अगर चाहे तो कितना भी पैसा अपना निकाल सकता है, प्रोवाइडेड वो आपके एग्रीमेंट में प्रोवाइडेड वो अपडेट हो। ठीक है, इसमें कोई अगर आपने जो भी ड्राइंग किया है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता। एक हमारी तरफ से छोटी सी वार्निंग है कि भाई प्राइवेट लिमिटेड का पैसा सीधे अपने अकाउंट में आप ट्रांसफर करना इलीगल है। हमेशा सैलरी स्लिप या बोर्ड मीटिंग का रिटर्न डिसीजन बनाइए और फिर ही वो ट्रांजैक्शन करिए। सबसे सेवेंथ एक पॉइंट है, एक पर्सन के माइंड में आता है कि अगर मान लीजिए हम अगर नॉर्मल बिजनेस फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस, सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, तब ठीक है। बट अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां आप अपने फ्यूचर में आप ट्राई करोगे कि भाई आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्टर आए, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपकी कंपनी में शेयर्स हो। बोलने का मतलब है आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, क्योंकि उसमें शेयर्स होते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सिंस उसमें शेयर्स होते हैं तो उसको कोई एंजल वीसी फंडिंग मिलती है, उसमें आप शेयर्स दे सकते हो उस कंपनी की ओनरशिप के लिए। इंप्लॉयज को कंपनी में एक हिस्सा दे सकते हो, ईसॉप्स जिसको बोलते हैं। कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन होती है। पर इसके विरुद्ध एलएलपी में क्या होता है, बैंक लोन आपको चलो मिल जाता है, कोई बात नहीं, चलो बैंक लोन मिल जाता है, बट आपको वीसी फंडिंग नहीं मिलती। शेयर्स नहीं दे सकते आप, क्योंकि शेयर्स होते ही नहीं है। पार्टनरशिप के शेयर होते हैं, उसमें शेयर्स नहीं होते। पार्टनरशिप का एक पार्ट होता है, एक पार्टनर, उसमें कोई शेयर्स नहीं होती जैसे प्राइवेट कंपनी में शेयर होते हैं। एक नॉर्मल पार्टनरशिप तो इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ पर्सनल लोन आपको मिलेगा अगर आपको पर्सनल लेना है तो। कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, कोई ईसॉप नहीं, क्योंकि शेयर्स ही नहीं है इसमें। तो हमारी तरफ से सुझाव ये है कि अगर आपको इन्वेस्टर को इन फ्यूचर पिच करना है या आज पिच करना है, आपको बोलना है कि चलिए इन्वेस्टर साहब आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हम आपको कमा के देंगे, आपका इन्वेस्टमेंट को बढ़िया रिटर्न देंगे आपको, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हमारा बिजनेस अच्छा है, हमारा धंधा बढ़िया है। तो इन्वेस्टर को पिच करना है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो आठवीं चीज जो बहुत हीटेड टॉपिक है, जीएसटी। कोई भी बंदा एक कोई सी भी एंटिटी खोलता है ना, तो सबसे पहले उनके माइंड में आता है कि भाई साहब जीएसटी के कंप्लायंसेस क्या अलग है, एक प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, एक एलएलपी में क्या होता है, एक पार्टनरशिप में क्या होता है, तो क्या उनके कंप्लायंसेस में डिफरेंस है, वो बड़ा कंफ्यूजन है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, जीएसटी के कंप्लायंसेस तीनों में ही एक जैसे हैं, तीनों में सेम है। तीनों की रजिस्ट्रेशन लिमिट, अगर गुड्स आप बेच रहे हो तो 40 लाख की लिमिट है रजिस्ट्रेशन लिमिट। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो 20 लाख की लिमिट है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप हो, तीनों के लिए सेम है। इवन रिटर्न्स भरना, जीएसटी 1, 3B, जीएसटी 9 जो एनुअल रिटर्न होती है, तीनों के लिए सेम फॉर्म से सेम रूल्स है। तो जीएसटी के मामले में तीनों स्ट्रक्चर एक जैसे ही हैं। स्ट्रक्चर चुनते वक्त जीएसटी को एक फैक्टर मत बनाइए कि भाई ये भी एक पॉइंट है मेरे एक एंटिटी बनाने के लिए, क्योंकि सिंस ये जीएसटी जो कंप्लायंस है तीनों में ही सेम है, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और प्राइवेट कंपनी में, तो ये आपका डिसीजन लेने वाले पॉइंट ही नहीं हुआ, क्योंकि इट मेक्स नो डिफरेंस आप चूज करो एक पार्टनरशिप या एलएलपी या प्राइवेट। अब भी करना तो वही है, आपको रजिस्ट्रेशन का लिमिट्स भी वही है, रिटर्न्स भी वही भरने हैं। तो हमारी तरफ से एक छोटी सी सलाह है कि रजिस्ट्रेशन और रिटर्न तीनों स्ट्रक्चर में सेम है, इसलिए सिर्फ जीएसटी के लिए स्ट्रक्चर आप मत बदलो।
थिंग, जो नौवीं चीज एक पर्सन के माइंड में आती है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, चलिए हम बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हैं, पर अगर बिजनेस मेरा नहीं चला या मेरे माइंड में है, यार इससे अच्छा तो मैं प्रोप्राइटरशिप भी कर लेता, मैं क्यों पार्टनरशिप एलएलपी या प्राइवेट कंपनी बना रहा हूँ, मैं कोई दूसरी एंटिटी बना देता, ये तीनों को मैं के तीन के पचड़े में क्यों पड़ा। तो उसको बंद कैसे करना होता है, अगर एक पार्टनरशिप है, एलएलपी है, प्राइवेट कंपनी हमने फॉर्मेशन, तो उसको बंद कैसे करें। तो अगर मैं सिंपल पार्टनरशिप की बात करूं, ये सबसे सिंपल है। ये 1 से 2 महीने में 2 से 5,000 रुपए में 2 से 5,000 के खर्चे में सबसे आसानी बंद हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कि आप ये सर्विसेज किससे ले रहे हो। हमारे केस में 2 से 5,000 नॉर्मल फर्म्स की अगर बात करें तो 2 से 5,000 का खर्चा है। आप बड़े फर्म्स की बात करो तो उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती पैसे की फीस में, ठीक है। तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, इसमें प्रोसेस क्या फॉलो करना पड़ता है कि एक डिसोल्यूशन डीड फॉर्म बनाइए, जीएसटी को कैंसिल करिए एंड दैट्स इट, हो गया, डन। अब अगर एलएलपी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, तो 4 से 8 महीने आपको लगते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। 15 से 30,000 रुपए का 15 से 30,000 का खर्चा आ जाता है नॉर्मल मीडियम। और बड़े फर्मों का अगर फीस की बात करें तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। ये एलएलपी थोड़ा क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसमें एलएलपी में फॉर्म 24 फाइल करिए, सभी पार्टनर्स की कंसेंट लीजिए एंड दैट्स इट, डन। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसमें 6 से 12 महीने लग जाते हैं। इसमें 30,000 से 1 लाख तक का खर्चा आ जाता है। ये सबसे मुश्किल है। ये भी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन है। ये 30 से 1 लाख रुपए मैंने एक सिंपल एक मैथ्स लगा के इसमें लगाया है। ये डिपेंड करता है आप कहाँ से सर्विस लेते हो। डिपेंडिंग अगर बड़े फर्म से तो इससे ज्यादा भी हो सकता है और छोटे फर्म से तो कम भी हो सकता है, पर एवरेज 30,000 से 1 लाख का खर्चा है। तो अगर क्लोज करना है आपको प्राइवेट कंपनी, तो बिजनेस कोड जो हम कहते हैं एनसीएलटी या फास्ट ट्रैक एग्जिट, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो हमारी तरफ से सलाह ये है कि नया या रिस्की बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप एलएलपी से शुरू करिए, बंद करना बहुत आसान होगा। और अगर आपको लगता है कि चलिए एलएलपी आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है और एलएलपी को आपको कन्वर्ट करना है प्राइवेट कंपनी, वो भी प्रोसेस है, वो भी कर सकते हो इन फ्यूचर। चीज, अपना बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है और आपका क्या डिसीजन इसमें लेना है आपको। मान लीजिए आपकी एक टेक स्टार्टअप है, फंडिंग चाहिए इसमें, तो आप इस केस में प्राइवेट कंपनी बनाइए। इन्वेस्टर को शेयर चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप एक चार्टर अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, कंसल्टेंट हो, उस केस में आप एक एलएलपी बना सकते हो। इसमें प्रोटेक्शन भी मिलती है और आसान विड्रॉल भी है, खर्चा भी कम है। अगर आपकी कोई किराना या आप छोटे ट्रेडर हो तो उस केस में पार्टनरशिप बना सकते हो, सबसे सस्ता। पर ध्यान रखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी का रिस्क है। आपके कोई रियल एस्टेट या एक्सपोर्ट बिजनेस है तो उस केस में एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हो, पर रिस्की बिजनेस में पर्सनल एसेट जरूर प्रोटेक्ट करें। अगर आप प्राइवेट कंपनी कब ना चुने, अगर कोई इन्वेस्टर प्लान नहीं है, फैमिली बिजनेस है, प्रॉफिट 10 लाख से कम है, तो एलएलपी या पार्टनरशिप बेटर है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते दोस्तों, रोहन जी का। मान लीजिए रोहन और उनके 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने एक एंटिटी बनानी है जो कि काम करेगी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। तो हर एक ने 5 लाख लगाए अपने कैपिटल। तो क्लाइंट कभी भी स्यू कर सकता है, उनका बिजनेस ऐसा है कि क्लाइंट कभी भी स्यू कर सकता है, आपको कभी भी कोर्ट केस कर सकता है। तो हर महीने पैसा बाहर निकालना आपका बहुत जरूरी है उनके बिजनेस में। अगर हम तीनों केस की बात करें, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी या एलएलपी, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो एक क्लाइंट ने अगर केस किया तो उनके घर भी बिक सकता है। अगर प्राइवेट कंपनी है, बहुत ज्यादा खर्चा, पहले तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है इनकॉर्पोरेशन में और कंप्लायंस कॉस्ट भी ज्यादा होता है। और पैसे अगर आप निकालें तो भी डबल टैक्स हो जाता है। पहले आप कंपनी देती है टैक्स अपने प्रॉफिट लॉस में जितने प्रॉफिट आता है, और वो जो बच जाता है उसको अगर आप एज एन शेयर होल्डर आप इनकम लो, उसको इनकम टैक्स वाले डिविडेंड कहते हैं, और फिर डिविडेंड पे अपने पर्सनल फाइल में भी टैक्स दो, तो डबल टैक्स लग जाता है। वही अगर एलएलपी हो तो आपको एक प्रोटेक्शन भी मिलती है, आसान विड्रॉल भी है और खर्चा भी कम है। तो
हमारे अगर अगर रोहन जी एक्चुअल फिगर होते तो हमारी तरफ से सलाह ये होती कि आप दोनों दुनिया का फायदा लीजिए और एलएलपी चुने। एक सुरक्षा भी और सिंपलिसिटी भी है। बोल लेते प्रिया जी का, उन्होंने एक फिनटेक का एक सपना देखा, फिनटेक ऐप बनाई, उसमें 2 को फाउंडर है, प्रिया जी और दूसरे। तो 6 महीने में उनका क्या प्लान है, 2 करोड़ की एक एंजल फंडिंग उठानी है आपको और 100 एम्प्लॉयज का प्लान है उनका। अगर मैं एलएलपी वर्सेस प्राइवेट कंपनी बोलूं, एनालिसिस करूं उनके लिए, तो एलएलपी में क्या सीन है कि भाई इन्वेस्टर कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए, शेयर्स चाहिए, बोर्ड में जगह चाहिए, वो तो एलएलपी में ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इन्वेस्टर इसमें सीधे सीधे मना कर देंगे, भाई साहब आप एलएलपी में, सिंस हमको शेयर्स नहीं मिलने, आपके बोर्ड में जगह नहीं मिलनी, तो हम एलएलपी में आपके इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। वहीं अगर एक प्राइवेट कंपनी बनाई हुई हो प्रिया जी की और उनके को फाउंडर की, तो शेयर्स आप दे सकते हो, एम्प्लॉयज को कंपनी में हिस्सा दे सकते हो, ESOP जिसे कहते हैं, और कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन भी हो सकती है। इस केस में अगर प्रिया जी सही की फिगर होती हमारे एग्जाम्पल में, तो मैं प्रिया जी को ये बोलता कि भाई आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, इन्वेस्टर अगर आपको चाहिए तो इन्वेस्टर चाहिए, तो यही एक रास्ता है आपके लिए। 11वीं चीज, अगर आपका माइंड में यह है कि आपको बिजनेस लोकल ही करना है, लोकल स्टेट में करना है या लोकल एरिया में ही करना है, तो आपके लिए एक स्मार्ट रास्ता यह है कि आप शुरुआत में अपने एक एलएलपी बनाइए, उसे 1 से 3 साल तक चलाइए, 1, 2 साल, 3 साल, जैसे आपको लगे कि आपका बिजनेस स्केल कर रहा है, उसको आप फिर कन्वर्ट कराइए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ठीक है। तो एक बोलने की बात होती है कि आगरा के जूते वाले, लखनऊ के कपड़े वाले, नोएडा के सर्विस प्रोवाइडर, सबके लिए यही बेस्ट रास्ता है। पहले आप एलएलपी में 1 से 2 लाख बचाओ, फिर बड़े होने पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलो, स्ट्रक्चर बदलो। 12वीं चीज जो हमारे तरफ से आपको हम जो अपने क्लाइंट्स में देखते हैं या नॉर्मल पर्सन्स भी देखते हैं, वो अपनी जब एंटिटी बनाते हैं, तो 4 टाइप की गलतियां वो जरूर करते हैं नॉर्मली, कि भाई बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, उनको देखनी होती है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपका कोई रिस्की बिजनेस है, तो आप पार्टनरशिप फर्म तो जरूर नहीं, कभी नहीं बनाइए। समझ लीजिए रेस्टोरेंट है, कंस्ट्रक्शन है, केमिकल्स है, अगर एक भी एक्सीडेंट हो गया ना, तो आपका घर चला जाएगा, आपके पर्सनल एसेट चले जाएंगे। दूसरा, कि कंपनी का पैसा और आपका पैसा डिफरेंट है, बिना सैलरी स्लिप के ट्रांसफर मत लीजिए, ये इलीगल है और टैक्स नोटिस आ सकता है आपको। थर्ड, कि एलएलपी आपने बनाई तो सही, पर उसका एग्रीमेंट नहीं बनाया। अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो डिफॉल्ट रूल्स लग जाते हैं, जो आपके लिए अनफेयर भी हो सकते हैं। चौथी चीज, अगर पार्टनरशिप आपने रजिस्टर नहीं करवाया, मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल पार्टनरशिप की, अगर अनरजिस्टर्ड फर्म कोर्ट में केस नहीं कर सकती, हमेशा रजिस्टर करवाइए, आप कोर्ट में जाकर उसको रजिस्टर करवाइए। एक नजर में हम देखें कौन जीता कहां। अगर सुरक्षा की बात करें, लायबिलिटी की बात करें, तो प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी सुरक्षा लायबिलिटी में तो जीत गए। पार्टनरशिप में सिंस अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो पार्टनर्स का घर भी बिक सकता है, उसकी पर्सनल एसेट भी बिक सकती है। दूसरा, इन्वेस्टर अगर फंडिंग आपको लेनी है, ये केस में प्राइवेट कंपनी सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें शेयर्स होते हैं जो कि आप अपने इन्वेस्टर को दे सकते हैं, पर आपके एलएलपी में कोई शेयर्स नहीं होते, पार्टनरशिप में कोई शेयर्स नहीं होते। थर्ड, पैसा बाहर निकालना अगर आपका मेन फोकस है लीगल तरीके से, तो प्राइवेट कंपनी में ये बहुत ही मुश्किल है। इस केस में एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म द बेस्ट है। फोर्थ, खर्चा, कि भाई कंप्लायंस कॉस्ट में कौन जीतता है, उस केस में तो भाई नॉर्मल पार्टनरशिप जीतती है, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में बहुत खर्चा होता है, एलएलपी भी मीडियम खर्चा होता है, पर पार्टनरशिप इस केस में सबसे जीत में है। फिफ्थ थिंग, कि अगर बंद करवाना हो, अगर आपका बिजनेस चला नहीं, आपको अपनी एंटिटी क्लोज करानी है,
तो इसमें पार्टनरशिप फर्म, जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, वो जीतती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी को बंद करने में प्रोसेस बहुत लंबा होता है, जो कि मैं अपने प्रीवियस स्लाइड में समझा चुका हूं। तो कोई एक विनर नहीं होता इस केस में। जो स्ट्रक्चर आपके बिजनेस गोल से मैच करे वही बेस्ट है। सर, हम पूरे जो मेरे पूरे वीडियो की है, जो मैं एक जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था उसको मैंने एक सिंपल एक स्लाइड में मैंने उतारा है आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहली चीज, अलग पहचान। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक अलग पहचान होती है, वो अपने शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स से अलग होते हैं। एलएलपी में भी पार्टनर्स और एलएलपी दोनों अलग अलग होती है, पर एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही है। सेकंड, आपका घर सेफ है या नहीं, आपके पर्सनल एसेट सेफ है या नहीं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हाँ, डायरेक्टर्स रिस्क में है, बस शेयर होल्डर सेफ है। एलएलपी में हाँ सेफ है, पार्टनर्स रिस्क में है, बस खाली पार्टनर्स रिस्क में हो सकते हैं कुछ ही कंडीशंस में। पार्टनरशिप में तो कोई पूरा ही रिस्क है, अगर कुछ भी दिक्कत हुई पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स में जा सकता है, आप घर आपके बिक सकता है, आप रास्ते में आ सकते हो। टैक्स रेट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 25.17 का टैक्स रेट आता है, अगर मैं मान के लूं जनरल रेट। एलएलपी में 30 से 34-35% तक आपका टैक्स का रेट आता है, इनकम टैक्स का रेट। वहीं पार्टनरशिप में 30% का रेट आता है। पैसा निकालना किसमें आसान है, किसमें मुश्किल है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आप डिविडेंड निकालते हो तो उसमें टैक्स जरूर लगेगा, तो इसमें डबल टैक्सेशन का कंसेप्ट है। एलएलपी में टैक्स फ्री है, एक बार एलएलपी आपके टैक्स दे दे उस इनकम पे, बाकी की इनकम आप पार्टनर्स अपने ड्राइंग बोल के निकाल सकते हैं। वही सेम चीज रूल्स पार्टनरशिप में भी लागू होती है। अगर आपको इन्वेस्टर्स फंडिंग उठानी है, एंजल फंडिंग उठानी है, वीसी फंडिंग उठानी है, तो उस केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ट है। उस केस में एलएलपी और पार्टनरशिप ना के बराबर ही है। पेपर वर्क की बात करें, मतलब कंप्लायंस की बात करें, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत ज्यादा कंप्लायंस होते हैं, ठीक है। एक एलएलपी में ठीक ठाक से कंप्लायंस होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में बहुत कम होते हैं। तो हर साल का खर्चा लगभग एक नॉर्मल सीए फर्म या नॉर्मल टैक्स एडवाइजर लगभग 50,000 रुपए तक एक प्राइवेट कंपनी को मेंटेन करने के लिए लेते हैं। एलएलपी को मेंटेन, अगर आपकी ऑडिट नहीं होती है तो 15,000, अगर ऑडिट होती है तो मोटा मोटा वो भी 50,000 के आसपास ही आ जाते हैं प्राइवेट कंपनी का जो कॉस्ट होता है। वही पार्टनरशिप फर्म अगर होती है तो 5,000 में ही आपका मोटा मोटा काम हो जाता है, डिपेंडिंग आप ये सर्विस कहाँ ले रहे हो, कौन सी सीए फर्म से ले रहे हो, कौन सी टैक्स एडवाइजर ले रहे हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 5,000 का मालूम नहीं, आप बड़े बड़े फर्म के पास चल जाए जहाँ एक इनकम टैक्स रिटर्न के 50,000 रुपए लग रहे हो, तो वहां वो एग्जाम्पल और मेरा एग्जाम्पल मैच नहीं खाता। तो मैंने एक जनरल रेट बताया आपको। अगर बंद करना हो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो 6 से 12 महीने लग जाते हैं, एलएलपी को बंद करना तो 4 से 8 महीने लग जाते हैं, और पार्टनरशिप को बंद करने में 1 से 2 महीने लगते हैं। तो ये सब एक जनरल गाइड है, अपनी सिचुएशन के लिए आप सीए से जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों, आपने अगर वीडियो आप यहां तक भी आपने सुना तो मैं आपको शुक्रिया बोलता हूं, धन्यवाद बोलता हूं। और सही स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो एक सही नींव है। बिजनेस शुरू करने से पहले अपने सीए से जरूर मिले। एक सही डिसीजन आपको बहुत रुपए बचा देता है, लैक्स ऑफ रुपीज बचा देता है, और आपकी फैमिली को भी वो सुरक्षित रख सकता है। तो सीए से जरूर कंसल्ट करें अगर कोई भी मेजर डिसीजन ऐसा ले रहे हो, कौन सी एंटिटी बनाए, क्या नहीं है क्या नहीं है।